हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम इंडियन पेनल कोड 1860 के चैप्टर 16 जिसमें सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के विषय में हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन आज हम इन दोनों सेक्शन के अंतर के बारे में समझेंगे। धारा 299 सेक्शन 299 आपराधिक मानववध सदोष मानववध की बात करता है। वहीं हम सेक्शन 300 के बारे में देखें तो सेक्शन 300 हत्या के विषय में बात कर रहा है। सेक्शन 300 हत्या के विषय में बताता है और सेक्शन 299 आपराधिक मानव वध के विषय में बताता है। अब आपराधिक मानव वध जो है वह कब हत्या बन जाती है और किन किन कारणों में हत्या जो है वो आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आता है, यानी आपराधिक मानव वध किन अपवादों में हत्या बनने से बच जाता है और किन किन कंडीशंस से आपराधिक मानव वध जो है वह हत्या बन जाता है। इसके बारे में हमने पिछले 2 वीडियो में बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है। सेक्शन 299 के ऊपर एक पूरा ही अलग से वीडियो है और सेक्शन 300 के ऊपर भी ये पूरा अलग से वीडियो है। दोनों सेक्शन को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप और भी सेक्शंस जिसमें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 300 तक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है और सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 15 तक पूरा ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सेक्शंस को आप सेक्शन वाइज डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने जितने भी वीडियोस में अभी तक पढ़ाया हुआ है आपके प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया हुआ है। प्री के लिए आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वहाँ से निकाल सकते हैं और मेंस के लिए आप वहाँ से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सेक्शन 299 धारा 299 का हमने अलग ही वीडियो बनाया हुआ है पहले, और सेक्शन 300 के ऊपर भी हमने अलग से वीडियो बनाया है। फिर भी आज के वीडियो में इन दोनों सेक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि दोनों सेक्शन में क्या अंतर है, यानी आपराधिक मानववध और हत्या, इसमें क्या अंतर है। आपराधिक मानववध तथा हत्या दोनों ही मानव शरीर के विरुद्ध गंभीरतम अपराधों में से एक है। जब आपराधिक मानववध की बात करते हैं तो वह मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है और हत्या यह भी मानव शरीर के विरुद्ध ही अपराध है। लेकिन फिर भी दोनों में क्या अंतर है आज हम जानने का इसमें प्रयास करते हैं। दोनों ही अपराधों में मानव द्वारा मानव की मृत्यु कारित की जाती है और ऐसी मृत्यु अभियुक्त द्वारा किए गए साशय कृत्य या संज्ञान किए गए कृत्य से फलित होती है। इन समानताओं के बावजूद दोनों अपराधों में बहुत ही आराम से अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। दोनों अपराधों में दोनों अपराधों में मूल भेद आपराधिकता की कोटि का है। दोनों अपराधों में मुख्य भेद जो है वो हम ऐसे समझ सकते हैं। आप इसे पेपर और पेन लेके नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके मेंस का क्वेश्चन तैयार हो रहा है, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सदोष मानववध और हत्या में अंतर कई बार पूछा भी गया है। आप जब प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे ना किसी भी स्टेट के, तो वहाँ पे जहाँ पर कि सिलेबस में इंडियन पेनल कोड है मेंस में, वहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप मैं समझाती जा रही हूँ और आप इसे पेपर पेन उठा करके नोट डाउन करते रहिए और अपना सुंदर सा हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स तैयार करने का तरीका भी यही होता है। अगर इससे पहले कि हम वीडियो में आगे की तरफ बढ़ें, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपना नोट्स कैसे बनाएं, तो अभी तक मुझे लगता है जो भी रेगुलर स्टूडेंट है जो कि सेक्शन 1 से लेकर के अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा नोट्स कैसे बनाएं, और बना भी लिया होगा बहुत से लोगों ने। और जिन्हें डाउट है
या जो पहली बार इस वीडियो में ही चैनल पर आए हैं वो आप सेक्शन 1 से लेकर के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज़ देखिए, सुनिए। मैंने जिस तरीके से भी पढ़ाया हुआ है, आपको जहाँ पर भी लग रहा है कि जहाँ पर भी क्या मैंने बताया ही वही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपको नोट करने चाहिए। तो जो भी मैंने वीडियो में पढ़ाया हुआ है आप उसे नोट करिए और एक कॉपी में नोट करते जाइए, तो आपका एक ये नोटबुक तो तैयार हो ही जाएगा आईपीसी का, जिसमें आपके सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, केसेस वो एक जगह आ जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, तो उनके लिए अलग से मैं फिर वीडियो बना दूंगी सेक्शन और केस के हिसाब से। सेक्शन वाइज जो भी केसेस होते हैं उनको मैं, वैसे मैंने हर सेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको मैंने पढ़ाया हुआ है। अब वीडियो सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका नोट्स बनाने का तरीका कि आप वीडियो सुनिए, जो भी मैं उसमें समझा रही हूँ वो आपको नोट करते जाइए। जैसे अभी हम सेक्शन 299 और सेक्शन 300 के बारे में बात कर रहे हैं। हत्या और आपराधिक मानववध दोनों सेक्शन में कवर किया गया है और हम इन दोनों के विषय में अभी अंतर को समझते हैं। सदोष मानववध यानी आपराधिक मानववध, यह धारा 299 में परिभाषित है। आईपीसी की धारा 299 में सदोष मानववध जो हत्या के तुल्य नहीं है, इसे धारा 304 में दंडनीय बताया गया है। और हत्या जो है वह आईपीसी की धारा 300 में परिभाषित है और हत्या के अपराध का दंड धारा 302 आईपीसी में बताया गया है। यानी धारा 299 में जो अपराध है इसके लिए दंड, और धारा 299 के अनुसार कौन से अपराध का दंड, जो सदोष मानववध जो हत्या नहीं है, है ना, जो हत्या के तुल्य नहीं है, उसके लिए दंड 304 में निर्धारित किया गया है, धारा 304 में। और सेक्शन 300 जिसमें हत्या को परिभाषित किया गया है, इस अपराध के लिए दंड आईपीसी की धारा 302 में निर्धारित किया गया है। और दोनों में अंतर अगर हम देखेंगे तो सदोष मानववध एक वंश है और हत्या इसकी एक प्रजाति है। ये इसका मूल अंतर है। अभी आप अंतर स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि सदोष मानववध को हम एक वंश के रूप में देख सकते हैं और हत्या इसकी एक प्रजाति के रूप में हो गई। तो अभी आपको अंतर स्पष्ट आ रहा होगा। और इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक हत्या प्रथमतः वह सदोष मानववध है। प्रत्येक हत्या जो है वह सदोष मानववध तो होगा ही होगा, किंतु प्रत्येक सदोष मानववध अनिवार्यतः हत्या नहीं है। अगर हम इसको वेन डायग्राम के हिसाब से पढ़ेंगे तो बड़ा गोला जो हो गया वो हो गया सदोष मानववध, और छोटा, उसके अंदर एक छोटा गोला बनाएंगे और वह हत्या हो जाएगा। तो जितने भी हत्या हैं वो अब सदोष मानववध अनिवार्य रूप से हैं, लेकिन जितने भी सदोष मानववध, जितने भी आपराधिक मानववध हैं वह निश्चित रूप से हत्या नहीं है। इतना अंतर आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। सदोष मानववध अपेक्षाकृत एक कम गंभीर अपराध है। सदोष मानववध अपराध तो है लेकिन हत्या की अपेक्षा कम गंभीर है, जबकि हत्या का अपराध अपेक्षाकृत गंभीर अपराध है। और इन दोनों के मध्य विभेद करने के लिए धारा 299 के विभिन्न खंडों तथा धारा 300 में दिए गए उसके संगत खंडों की आप अगर तुलना हम करेंगे तो यह और अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दोनों अपराधों में भेद सूक्ष्म है, किंतु इतना भेद है कि उसकी परख की जा सकती है। और धारा 300 के उपरांत जब हम धारा 300 देखते हैं और इसकी जब हम सारणी का विवेचन करते हैं तो इस प्रकार है। कई महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे साम्राज्य बनाम गोराचंद्र गोपी, आप ये केस लॉ के नाम नोट कर लेंगे।
धारा 300 से संबंधित कुछ केसेस आप नोट कर सकते हैं। धारा 300 और धारा 299 नहीं कहते हैं अभी, पहले आप केसेस नोट कर लीजिए, केस लॉ के नाम नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें से कई महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे साम्राज्ञी बनाम गोराचंद्र गोपी, आर बनाम गोविंदा, बरकतुल्ला बनाम आर, इंदर बनाम आर आदि में धारा 299 में परिभाषित आपराधिक मानववध तथा हत्या में अंतर स्थापित किया गया है। धारा 299 और धारा 300 में जो अपराध वर्णित किए गए हैं, जैसे कि धारा 299 में आपराधिक मानववध और धारा 300 में हत्या, इन दोनों को परिभाषित किया गया। तो इनमें स्पष्ट अंतर बताते हुए जो निर्णय हैं वो हैं साम्राज्ञी बनाम गोराचंद्र गोपी, आर बनाम गोविंदा, बरकतुल्ला बनाम आर और इंदर सिंह बनाम आर। और इनमें से सबसे विस्तृत और उल्लेखनीय अंतर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सरकारिया द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य बनाम आर पुनैया का एक प्रकरण है, इसमें स्थापित किया गया। और जहाँ तक धारा 299 का प्रश्न है तो वहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय मृत्यु कारित करना होता है। यदि ऐसे कार्य से मृत्यु हो जाती है ना, तो ऐसी अवस्था में धारा 299 के अंतर्गत आपराधिक मानववध का अपराध बन जाता है और इसकी तुलना धारा 300 के पहले खंड से की जा सकती है और यह धारा बिल्कुल धारा 299 के समान है। धारा 300 का जो पहला खंड है और धारा 299 यह बिल्कुल समान है और इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य कर दिया जाता है और वह धारा 300 के किसी अपवाद में नहीं आता है तो ऐसा अपराध हत्या का अपराध होगा। ऐसा आपराधिक मानववध हत्या का स्वरूप ले लेगा जो धारा 300 के अंतर्गत अपवाद में नहीं है। संक्षेप में इसको ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ किसी कार्य से मृत्यु कारित की जाती है और कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय मृत्यु कारित करना होता है, वहाँ ऐसा आपराधिक मानववध सदैव हत्या होता है। जहाँ किसी कार्य से मृत्यु कारित हो जाती है और कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय मृत्यु कारित करना होता है, वहाँ पर ऐसा आपराधिक मानववध सदैव हत्या होता है जब तक कि वह धारा 300 में उल्लिखित 5 अपवादों में से किसी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है। और इन 5 अपवादों के बारे में हमने पिछले वीडियो में, जिसमें धारा 399 को पढ़ाया हुआ है, बहुत ही डिटेल में मैंने धारा 399 नहीं, धारा 300 सेक्शन 300 पिछले वीडियो में पढ़ाया है। उस वीडियो में इस धारा के सभी 5 अपवादों को डिटेल में कवर कराया गया है, तो आप वहां जाकर के उन 5 अपवादों को समझ सकते हैं। अभी ये वाला वीडियो हम सिर्फ इन दोनों सेक्शंस में अंतर बताने के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम अपवादों को बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे उसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ऑलरेडी आधे घंटे का टाइम उसमें कवर हुआ है, तो फिर से वो टाइम इस वीडियो में हम बचाना चाहते हैं। अभी हम सिर्फ अंतर की बात करते हैं इसमें। तो धारा 300 में उल्लिखित 5 अपवादों में से किसी अपवाद के अंतर्गत यदि नहीं आता है और ऐसा आपराधिक मानववध जो है वह सदैव हत्या के अंतर्गत आएगा, और यदि प्रकरण किसी अपवाद के अंतर्गत आता है तो ऐसी अवस्था में ऐसा आपराधिक मानववध हत्या न होकर हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध होगा, जो धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय होगा। धारा 299 का जो खंड ख है यह उपबंधित करता है कि जहाँ पर शारीरिक क्षति
कारित करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है। धारा 299 का खंड ख देखते हैं हम। ये धारा 299। जहाँ पर शारीरिक क्षति करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है और ऐसे कार्य में मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य होता है और वास्तव में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा अपराध आपराधिक मानववध का अपराध होगा। दृष्टांत ख में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि जहाँ पर शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है और ऐसे कार्य से मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य होता है और वास्तव में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा अपराध मानव वध का आपराधिक मानव वध का अपराध होगा। इस संदर्भ में इस खंड की तुलना हम धारा 300 के दूसरे और तीसरे खंड से कर सकते हैं। धारा 300 का दूसरा और तीसरा खंड देखते हैं। यह है धारा 300 का दूसरा और तीसरा खंड, जहाँ पर शारीरिक क्षति कारित करने का आशय होता है और वस्तुतः इस आशय के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है, परंतु जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई जाती है उसकी कुछ व्यक्तिगत शारीरिक अवस्थाएं होती हैं और अभियुक्त व्यक्ति ऐसी शारीरिक अवस्थाओं को जानता है और साथ ही साथ शारीरिक क्षति ऐसी होती है कि इससे मृत्यु होना संभाव्य हो जाता है और वास्तव में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपराधिक मानव वध हत्या का रूप ले लेगा। और उदाहरण के स्वरूप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क जो है वह ख को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उसके जिगर प्रदेश पर प्रहार करता है। क को यह पता है कि ख जो है वो जिगर का दिल का मरीज है, ख इस चोट से मर जाता है। ऐसी अवस्था में धारा 299 ख के अनुसार पहले आपराधिक मानववध बना, बाद में यह हत्या का स्वरूप ले लेगा, क्योंकि यहाँ जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुँचाई गई थी उसका दिल की बीमारी के कारण उसका जो दिल है वह बहुत कमज़ोर था और यह तथ्य क को पता था। अगर उसे पता नहीं होता तो यह हत्या नहीं होता, यह आपराधिक मानव वध होता, जो कि हत्या की कोटि में नहीं आता है। लेकिन चूँकि क को ख की शारीरिक अवस्था के बारे में पता था, ऐसी अवस्था में धारा 299 ख की शर्तें पूरी होने के साथ ही साथ धारा 302 की शर्तें पूरी हो जाती हैं और फलतः यह अपराध हत्या का अपराध होगा, जब तक कि यह धारा 300 के किसी अपवाद में नहीं जाता है। और जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई जानी है उसकी कुछ विशेष शारीरिक दशाएं हैं, धारा 300 के अपवाद में नहीं है। और जिस व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई जानी है उसकी कुछ विशेष शारीरिक दशाएं हैं और इसके बारे में अभियुक्त को पता है, तो ऐसी अवस्था में वह ऐसा कोई शारीरिक क्षति कारित करने वाला कार्य करता है जिसके फलस्वरूप मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे हत्या का अपराध बनेगा। धारा 299 के खंड ख की तुलना धारा 300 के तीसरे खंड से भी की जा सकती है आसानी से, क्योंकि दोनों में यह बात सामान्य है कि किया गया कार्य शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया होता है, परंतु यदि कारित की गई शारीरिक क्षति की
प्रकृति ऐसी ही है कि वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, तो ऐसी अवस्था में आपराधिक मानववध हत्या का रूप ले लेता है। और इसे भी हम ऐसे सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि क जो है वह ख के हृदय में तलवार भोंक देता है और ऐसी क्षति से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है और वह मर जाता है। यहाँ यद्यपि क का आशय केवल ख को शारीरिक क्षति पहुँचाना था, परंतु चोट इस प्रकार की गई थी कि वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। और इस अवस्था में यदि मृत्यु हो जाती है तो यह अपराध जो है वह हत्या का बनेगा, बशर्ते कि उसमें धारा 300 के अंतर्गत कोई अपवाद में न आए, क्योंकि धारा 300 का खंड 3 जो है वह प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो ऐसी अवस्था की बात करता है। तो अभी तक 3 पॉइंट समझ लिया, सदोष मानववध और हत्या में अंतर के। एक अन्य पॉइंट की बात करते हैं, जहाँ कोई कार्य इस ज्ञान के साथ किया जाता है कि ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वास्तव में मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा अपराध है आपराधिक मानववध का अपराध होगा। परंतु यदि कार्य इस ज्ञान से लिया जाता है कि कार्य किया जाता है वह इतना आसन संकट है, आसन संकट की बात करता है खंड 4 धारा 300 का, वह इतना आसन संकट है कि प्रत्येक अधिसंभाव्यता के अंतर्गत उस कार्य से मृत्यु हो ही जाएगी और ऐसा कार्य बिना किसी प्रतिहेतु से किया गया है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा कार्य किसी प्रतिहेतु से किए जाने के परिणाम स्वरूप हत्या का अपराध होगा। धारा 299 के खंड ग और धारा 300 का खंड 4 जो है इन्हीं बातों पर बल देता है। यदि धारा 300 का खंड 4 की विशेष परिस्थितियां किसी प्रकरण पर लागू हो जाती हैं इसको दूसरे संदर्भ में ऐसे कह सकते हैं कि धारा 304 की विशेष परिस्थितियां किसी प्रकरण पर लागू हों अर्थात किया गया कार्य आसन संकट है जिसमें कि अधिक संभावना रहती है कि मृत्यु हो ही जाएगी और किए जाने वाले कार्य का कोई प्रतिहेतु नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा कार्य धारा 300 के अंतर्गत हत्या का अपराध माना जाएगा। परंतु जहाँ पर मृत्यु की अधिक संभावना नहीं रहती और केवल यह ज्ञान रहता है कि किए गए कार्य से मृत्यु संभाव्य है, वहाँ पर ऐसा अपराध मृत्यु हो जाने पर धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय होगा और आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता वह अपराध का निर्माण करेगा। तो इस संदर्भ में जो सिद्धांत सरकारिया सिद्धांत के बारे में हमने बात करा था, न्यायमूर्ति सरकारिया के अनुसार कुछ छोटे मोटे मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए और ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, पत्थर की लकीरें नहीं कह सकते हैं इसे। अधिकांश मामलों में ऐसा इसका अनुसरण किया जाना न्यायालय के कार्य को आसान बना देगा, परंतु कभी कभी तथ्य इतने उलझे हुए भी हो सकते हैं कि उन पर एक से अधिक खंड लागू हो सकते हैं। तो धारा 299 और धारा 300 में अंतर स्पष्ट करते हुए इतनी बातों को समझ लिया। वीडियो की शुरुआत में हमने कुछ केसेस की बात की थी जिसमें हम
एक केस आर बनाम गोविंदा की बात करते हैं, जो धारा 299 और धारा 300 में अंतर से संबंधित विशेष केस लॉ है। आर बनाम गोविंदा यह 1876 बॉम्बे का वाद है। इसमें जो मेलविज जज थे उन्होंने धारा 299 एवं धारा 300 में अंतर स्पष्ट किया था और इस प्रकरण में अभियुक्त ने धक्का देकर अपनी पत्नी को जमीन पर गिरा दिया। तत्पश्चात उसने सीने पर अपना घुटना रखकर प्रचंड वेग से 2 या 3 बार चेहरे पर बंद मुट्ठी से प्रहार किया और प्रहार के वेग के कारण उस महिला के मस्तिष्क से रक्त प्रवाह प्रारंभ हो गया, जिससे वह या तो उसी समय या उसके कुछ समय पश्चात ही मर गई। और इस प्रकरण में अभियुक्त का आशय अपनी पत्नी की न तो मृत्यु कारित करने का था, न ही उसके द्वारा पहुंचाई गई शारीरिक क्षति इतनी पर्याप्त थी कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु हो जाए। तो यहाँ पे अभियुक्त को हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया गया। एक सरबजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1983 का वाद है, सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मानववध तथा हत्या में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश किया है। इस केस को हम जानते हैं। इस मामले में तथ्य इस प्रकार थे कि अभियुक्त की मृतक के पिता से दुश्मनी थी और अभियुक्त ने कई अन्य लोगों के साथ मृतक के परिवार के सदस्यों पर आक्रमण किया था तथा उसके पिता की झोपड़ी को तोड़कर नष्ट करने की कोशिश किया था। इस घटना के दौरान अभियुक्त ने मृतक को, जो एक बच्चा था, उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। बच्चे के मस्तिष्क में चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। इन तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह आपराधिक मानववध का मामला है, न कि हत्या का। और न्यायालय ने इसमें आगे कहा कि प्रत्येक मृत्यु को इस प्रकार से नहीं देखा जा सकता जिससे कि उस व्यक्ति को जिसने मृत्यु कारित किया है वह उसके बारे में हत्या किया है कहा जा सके, यानी प्रत्येक मृत्यु को हत्या कहा जा सके इस विषय के तौर पे नहीं देखा जा सकता है। और मूलतः अपराधी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही में उसकी मन स्थिति जो है वही बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी मन स्थिति उसके आशय या ज्ञान का पता चलता है। मन स्थिति से आशय और ज्ञान का पता चलता है कि उसको शारीरिक दशा के बारे में कितना पता था और उसे उसका मृत्यु कारित करने का कितना आशय था या नहीं था। और तात्कालिक परिस्थितियों जैसे घटना की उत्पत्ति, प्रयोजन, प्रयोग में लाए गए हथियार, उपहति का स्थान तथा आक्रमण की प्रचंडता इत्यादि से पता लगाया जा सकता है। उसकी मन स्थिति से उसके आशय या ज्ञान का पता चलता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये कुछ भ्रामक तथ्य अवश्य हैं जिसका निर्धारण तात्कालिक परिस्थितियों जैसे घटना की उत्पत्ति, प्रयोजन, प्रयोग में लाए गए हथियार, उपहति का स्थान तथा आक्रमण की प्रचंडता आदि से किया जाना चाहिए। यह एक पूर्ण प्रतिस्थापित तथ्य है कि प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति अपने कार्य के स्वाभाविक एवं संभावित परिणामों को जानता है। तो स्पष्ट रूप से ऐसा तो समझ ही सकते हैं कि जहाँ पे मार डालने का आशय होता है अपराधी हत्या के लिए उत्तरदायी होता है, किंतु अन्य समस्त मामलों में नहीं। आपराधिक मानववध तथा हत्या के बीच अंतर केवल मृत्यु कारित करने के अधिसंभाव्यता की विभिन्न मात्राओं पर निर्भर करता है। और जहाँ पर यह ज्ञात रहा हो कि कार्य से मृत्यु हो जानी संभाव्य थी तो कार्य आपराधिक मानववध होगा। कार्य उस समय हत्या होगा जब निश्चित रूप से ज्ञात हो मृत्यु
ही इसका अत्यधिक अधिसंभाव्य परिणाम होगा। तो इस प्रकार धारा 299 और धारा 300 में बहुत ही डिटेल में हमने आज समझने का प्रयास किया दोनों के अंतर को। एक अन्य केस है इससे संबंधित, बुद्धिलाल बनाम उत्तराखंड राज्य। धारा 299 और धारा 300 से संबंधित एक अन्य इम्पॉर्टेंट केस है, बुद्धिलाल बनाम उत्तराखंड राज्य 2009 SC का वाद। इसमें अभी निर्धारित किया गया कि धारा 299 का खंड ख और धारा 300 का खंड 3 में अंतर यह है कि प्रथम में शारीरिक क्षति से मृत्यु होना संभाव्य है, यानी धारा 299 का खंड ख कहता है कि शारीरिक क्षति में मृत्यु होना संभाव्य है, परंतु बाद में शारीरिक क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु होनी चाहिए। दोनों में अंतर सूक्ष्म है किंतु वास्तविक है, और यदि ध्यान न दिया जाए तो उसे न्याय की हत्या हो सकती है। धारा 299 का खंड ख और धारा 300 का खंड 3 जो है वह इतना सूक्ष्म है कि उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उससे कभी कभी न्यायपूर्ण फैसला वंचित हो सकता है। और इस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया बुद्धिलाल बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 खंड ख और धारा 300 के खंड 3 में अंतर मात्र आशयित शारीरिक क्षति से फलित मृत्यु की संभावना की डिग्री मात्र का है। धारा 299 के खंड ख में संभाव्यता शब्द मात्र संभावना से भिन्न संभाव्य का आशय दर्शाता है। और धारा 300 का खंड 3 जो है प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए यथेष्ट शारीरिक क्षति शब्दावली कारित क्षति का प्रकृति के सामान्य अनुक्रम की दृष्टि से सर्वाधिक संभावित फल होगा। और सदोष मानववध हत्या है, यदि सदोष मानववध 2 शर्तों को पूरा करता है तो वह हत्या है, जिसमें कि प्रथम शर्त यह है कि कार्य जिससे मृत्यु कारित होती है मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाता है अथवा शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से। और पॉइंट नंबर 2, कारित की जाने वाली आशयित क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु यथेष्ट है। यह अवश्य सिद्ध किया जाना चाहिए कि उस विशिष्ट क्षति को कारित करने का आशय था जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु यथेष्ट थी। और इसके उदाहरण स्वरूप एक अन्य केस आया था, राजवंत सिंह 1966 SC। इस वाद में अभियुक्त ने मृतक का मुंह चिपकने वाले प्लास्टर से ढक दिया, प्लास्टर को रुमाल से कसकर बांध दिया, नासिका के छिद्रों को क्लोरोफॉर्म में भिगोई रुई से बंद कर दिया, उसके हाथों और पैरों को रस्सी से बांध एक छिछली नाली में डाल दिया और सिर के नीचे अपनी कमीज की तकिया बनाकर रख दिया। यह भी निर्धारण प्रदान किया गया कि अभियुक्त के कार्य धारा 300 के खंड 3 के अंतर्गत आते हैं और उन्हें हत्या के लिए दोष सिद्धि प्रदान की गई थी। तो इस प्रकार धारा 299 और धारा 300 में किस किस पॉइंट पे कितने अंतर हो सकते हैं हमने सारे पॉइंट पे डिस्कशन कर लिया। उम्मीद है आप इसके अंतर को समझ पाए होंगे। इस वीडियो के पहले अगर धारा 299 और धारा 300 वाली वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देखिए, समझिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि अंतर जानने के लिए तो बाकी दोनों का जो मूल है वो जानना पड़ेगा ना। धारा 299 और धारा 300 में क्या मूल बातें हैं, पहले उन बातों को समझेंगे, उसके बाद ही तो अंतर समझ पाएंगे। तो उम्मीद है आप अपना नोट्स ज़रूर तैयार कर रहे हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी
थैंक यू।